हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज फिर से सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो सिलेबस है उसमें आगे हम देखेंगे आगे और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हुई हैं। जो लोग भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो बीपीएससी स्पेशल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी इससे पहले के सभी क्लासेस के जो भी अभी तक आ चुके हैं, जिसमें है वेस्ट के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है और बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप देख भी रहे हो, वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक। वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, और ये बेसिकली है म्यूनिसिपल वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। म्यूनिसिपल वेस्ट क्या होता है ये आप पहले ही से जानते हो, प्रीवियस वीडियोस में हमने बता दी है म्यूनिसिपल वेस्ट के बारे में, अलग अलग टाइप के जो भी वेस्ट हैं। तो अभी हम देख रहे हैं म्यूनिसिपल वेस्ट के बारे में और इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अब देखो, इसमें दो चीज़ें होती हैं। म्यूनिसिपल वेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज करने के लिए हम उसका फिजिकल और केमिकल पैरामीटर देखते हैं। मतलब कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होगा और कुछ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक होगा। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या चीज़ें हैं, तो पहला पॉइंट है इसमें डेंसिटी। डेंसिटी, कोई भी सब्सटेंस होगा तो उसका कुछ डेंसिटी होगा। डेंसिटी का डेफिनेशन आप पहले से जानते हो। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं डेंसिटी। तो किसी भी वेस्ट का जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल होता है। किस चीज़ के लिए? डिज़ाइन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए ज़रूरी है हमें पता हो कि डेंसिटी कितनी है, जो सॉलिड वेस्ट जनरेट हुआ है उसकी डेंसिटी। इसके अलावा कम्युनिटी स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोजल के लिए भी ज़रूरी है कि हमें पता हो कि डेंसिटी क्या है सॉलिड वेस्ट की। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने में। पीडीएफ मैं आपको बोल रही हूँ कि मिल जाएंगी आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें भी जुड़ सकते हो। और जो भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सवाल है या बीपीएससी के एग्ज़ाम, किसी भी तरह के एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। ये हिंदी में मिलना काफ़ी मुश्किल है, और जैसा कि आपने सिलेबस में भी देखा होगा वहाँ पे भी इंग्लिश में ही मेंशन्ड है। तो कोशिश कीजिएगा चीज़ों को समझने की, और मैं आपको हिंदी में सारी चीज़ें समझाऊंगी ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने देख लिया, क्या? डेंसिटी। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है किसका? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की ये कैरेक्टरिस्टिक है। अब देख लो, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया हुआ है हाई इनकम कंट्रीज़। हाई इनकम कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ को ही बेसिकली हम कहते हैं हाई इनकम कंट्रीज़। तो ये काफ़ी बेनिफिट उनको मिलता है अगर डेंसिटी को वो लो कर लेते हैं। तो डेंसिटी लो हो जाए तो इसकी वजह से काफ़ी बेनिफिट मिलती है। तो जो भी हाई इनकम कंट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं? कंपैक्शन व्हीकल के थ्रू, ठीक है, या कलेक्शन रूट में वेस्ट के डेंसिटी को काफ़ी कम कर देते हैं। अगर लो डेंसिटी की होगी तो उनसे उन्हें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा कंपैक्शन व्हीकल और कलेक्शन रूट में। ठीक है, तो हाई इनकम कंट्रीज़ इसका फ़ायदा उठाती हैं, वो डेंसिटी को काफ़ी लो रखते हैं जो वेस्ट जनरेट होता है उसका। अब इसको कैसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? A reduction of volume of 75% is frequently achieved with normal compaction equipment. Normal compaction equipment, जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारा कचरा है, उस कचरे को ऊपर से कंपैक्ट किया जाता है किसी भारी सब्सटेंस से। मान लो इसको दबा दिया हमने और इसकी डेंसिटी को काफ़ी कम कर दिया, वॉल्यूम को घटा दिया। ठीक है, तो नॉर्मल कंपैक्शन इक्विपमेंट से भी इसकी डेंसिटी को कितना घटाया जा सकता है? 75%। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या राइज हो सकता है कि नॉर्मल कंपैक्शन मेथड से हम म्युनिसिपल वेस्ट के डेंसिटी को कितना कम कर सकते हैं? तो कितना कम कर सकते हैं?
75% तक। अब इससे क्या होगा, मान लो कोई बॉक्स है जिसमें हमें ले जाना है, या कोई ट्रॉली है जिसमें हमें ले जाना है कचरों को भर के, ठीक है। तो अगर हम उसकी डेंसिटी को कम कर दिए हैं, तो पहले मान लो उसमें हम 100 kg पर मीटर क्यूब रख पा रहे थे, तो अब अगर हम उसे कम कर दे रहे हैं तो उसमें हम 400 kg पर मीटर क्यूब वॉल्यूम मतलब डेंसिटी को भर के ले जा सकते हैं। मतलब ज़्यादा कचरे को एक बार में ले जाया जा सकता है अगर हम डेंसिटी को घटा देते हैं काफ़ी। तो सिंपल सी बात है इसको समझने वाली। जिस कंटेनर में बिना कंपैक्शन के हम 100 kg पर मीटर क्यूब ले जाएंगे, वहाँ कंपैक्शन के बाद 4 गुना ज़्यादा हम उस सब्सटेंस को लेके जा सकते हैं सेम व्हीकल पे, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स द व्हीकल वुड haul 4 times the weight of waste in the compacted state than when the waste is uncompacted। कंपैक्ट कर देने के बाद मतलब उसके डेंसिटी को घटा देने के बाद हम 4 गुना ज़्यादा लेके जा सकते हैं सेम व्हीकल में, जितना कि हम मान लो इतना लेके जा रहे थे, तो अब हम इतना लेके जा सकते हैं, ठीक है। द सिचुएशन इन लो इनकम कंट्रीज इज क्वाइट डिफरेंट। लो इनकम कंट्रीज में क्या होता है, तो हाई इनिशियल डेंसिटी जो वेस्ट का होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अचीवमेंट ऑफ हाई कंपैक्शन रेशियो को ये रोक के रखता है, इतना ज़्यादा कंपैक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनिशियल डेंसिटी जो है वेस्ट का वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। Consequently, compaction vehicles offer little or no advantage and are not cost effective। अब क्या होता है, जिस व्हीकल में हमें ले जाना था मान लो 500 के आसपास, वहाँ हम सिर्फ 300 ही ले जा पा रहे हैं, तो ये कॉस्ट बेनिफिट नहीं होता है या कॉस्ट इफेक्टिव आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि हमें 2 व्हीकल चाहिए। मतलब अगर हम एक व्हीकल में लेके जा सकते थे उस जगह पे हमें 2 व्हीकल चाहिए। तो कंपैक्शन रेशियो जो है वो इतना हाई नहीं होता है कहाँ, लो इनकम कंट्रीज़ में, और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा व्हीकल्स की ज़रूरत होती है अगर हम कंपैक्शन नहीं करते हैं तो। देखो डेंसिटी कैसे कैसे घटती है बढ़ती है इसके बारे में हमने पिछले क्लास में भी देखा था, अगर वहाँ पे आपने वीडियोस देखी हैं तो आप बता सकते हो। जैसे किस तरह से हम हैंडल कर रहे हैं, मान लो कंपैक्शन कर दे रहे हैं तब तो सही है, अगर कंपैक्शन नहीं करते हैं तो इसको वेटिंग से या ड्राइंग से। वेटिंग होगी मतलब जब भींगा हुआ रहेगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। जब ड्राई होगा सूखा होगा तो उसकी डेंसिटी घट जाएगी, ठीक है। तो ये वेदर के ऊपर भी डिपेंड करता है। पिछले क्लास में हमने देखा था कि वेदर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वेस्ट जनरेशन के ऊपर। इसके अलावा वाइब्रेशन इन द कलेक्शन व्हीकल के अंदर अगर वाइब्रेशन होगा तो वैसे भी आप जानते हो कि डब्बे में किसी सब्सटेंस को आप भरते हो, अगर उसे थोड़ा वाइब्रेट कर दो तो क्या होता है, वो सब्सटेंस थोड़ा सा और नीचे बैठ जाता है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इन सब तरीकों से भी हम क्या करते हैं कि वेस्ट की डेंसिटी को घटा देते हैं। अब आगे देख लेते हैं अगला जो पार्ट है। अब देखो यहाँ पे कुछ वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू हमारे बहुत काम की नहीं है क्योंकि ये कुछ अलग अलग सिटीज़ के वैल्यू दी हुई हैं और ये काफ़ी पुरानी डाटा है, और क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बिहार का है, बीपीएससी का है, तो ये बिहार स्पेशल होगा, तो इन सब शहरों के बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा इतना, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं। डेंसिटी इज़ एज क्रिटिकल इन द डिज़ाइन ऑफ सैनिटरी लैंडफिल as it is for the स्टोरेज कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट। डेंसिटी ज़्यादा होगा तो हमें हर चीज़ में प्रॉब्लम होगी, सैनिटरी लैंडफिल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, स्टोरेज कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट इन सभी में ज़्यादा मेहनत लगेगा, पैसे लगेंगे, हर चीज़ बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर डेंसिटी कम होगी तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा। सैनिटरी लैंडफिल कम एरिया में ही हम उसे डंप कर सकते हैं, जो डंपिंग यार्ड बनता है उसे ही हम कहते हैं बेसिकली सैनिटरी लैंडफिल। तो उस मतलब जो लैंड एरिया हमने चूज़ किया है उसमें काफ़ी ज़्यादा हम फिलिंग कर सकते हैं अगर डेंसिटी घटा देते हैं तो।
स्टोरेज की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, कलेक्शन करने में दिक्कत नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Efficient operation of a landfill requires compaction of waste to optimum density। ऑप्टिमम कहने का मतलब है कि मैक्सिमम इसको अगर हम कॉम्पैक्ट करके काफ़ी ज़्यादा इसकी वॉल्यूम को घटा दें तो लैंड फिलिंग के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा जगह मिल जाता है। ठीक है, जो अगला है वो है मॉइस्चर कंटेंट। अब ये मॉइस्चर कंटेंट कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो जैसे आप जानते हो कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट अगर है तो उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होंगे जो वेटेड होंगे। वेटेड कहने का मतलब जो भींगे हुए अवस्था में होंगे, या वैसे भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें मॉइस्चर का कुछ ना कुछ कंटेंट ज़रूर रहता है। कुछ टाइम तक अगर उन्हें हम धूप में छोड़ देते हैं तो वो सूख जाते हैं, उनके अंदर जो भी मॉइस्चर होता है वो सब हट जाते हैं। तो मॉइस्चर कंटेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। वेट मतलब भींगा हुआ जब वो रहेगा उस समय उसका वेट, और जब वो ड्राई अवस्था में रहेगा उस समय उसका वेट, तो ये ज़्यादा रहेगा, इसमें से इसको घटा देंगे और प्लस टोटल वेट जो पहले था इनिशियल, जो परसेंटेज निकालने का तरीका होता है हमेशा आप सभी लोग जानते हो, इंटू 100, तो ये परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना मॉइस्चर कंटेंट है किसी सॉलिड वेस्ट जो जनरेट हुआ है उसमें। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, तो इम्पॉर्टेंट है द टिपिकल रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इज 20 to 45%। जो सॉलिड वेस्ट यानी कि जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, तो 20 to 45%। और ये एक्सट्रीम कंडीशन होता है, मतलब 45% अगर है तो ये एक्सट्रीम कंडीशन हो गया। ये कब होता है, तो वेट सीजन या जो रेनी सीजन होता है उस समय में इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। जब लार्ज प्रेसिपिटेशन हो रहा होता है, लार्ज प्रेसिपिटेशन कहने का मतलब है कि जब रेन फॉल ज़्यादा हो रहा होता है, रेन फॉल अगर ज़्यादा हाई हो तो मॉइस्चर कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और ये कितना होता है, तो 45%। ठीक है, अगर 45% से ज़्यादा है तो ये बहुत अनकॉमन सा है, मतलब उससे ज़्यादा वेटेड सब्सटेंस को हम कैरी नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली समझ लो अगर 45% से ज़्यादा मॉइस्चर हो, सिंपली अगर 50% से ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है तो वो सॉलिड वेस्ट नहीं रह जाएगा, फिर वो लिक्विड वेस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल ये कॉमन सी बात है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। सॉलिड वेस्ट के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 20 से 45 के बीच रहना चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट अगर ज़्यादा होगा तो सॉलिड वेस्ट का जो वेट है वो भी बढ़ जाता है। अगर वेट बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। मॉइस्चर का जब वेट बढ़ जाएगा तो सॉलिड वेस्ट का वेट भी इंक्रीज करेगा। सॉलिड वेस्ट का वेट अगर इंक्रीज करता है तो कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी इंक्रीज कर जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम रेनफॉल से सॉलिड वेस्ट को बचा के रखें, या अदर एक्सट्रेनियस वाटर जो आते हैं, मतलब ऐसे जगह पे जहाँ पे मान लो अगर नाले खुले हुए हों तो इस जगह पे कचरे को हम ना फेंकें ताकि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ना बढ़े, क्योंकि इसके हैंडलिंग में फिर हमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ने लगती है। ठीक है, या फिर रेनफॉल में बचा के रखें, इसीलिए जो भी कचरे का डब्बा रखा जाए उसके ऊपर कवर ज़रूर होना चाहिए रेनी सीजन के लिए, या ऐसे भी कचरा ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर कवर ज़रूर रहना चाहिए। वो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे हेल्थ की भी काफ़ी इफ़ेक्ट होगा। तो और प्लस मॉइस्चर कंटेंट भी नहीं बढ़ेगा जो सॉलिड वेस्ट होगा उसका। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं अगला क्या। देख लो, मॉइस्चर कंटेंट इज ए क्रिटिकल डिटर्मिनेंट इन द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेसिंग मेथड बाय इंसिनरेशन सिंस एनर्जी, या एग्जाम्पल हीट जनरेट करने में, एंड मस्ट बी सप्लाइड फॉर इवापोरेशन ऑफ वाटर रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर वेपर। सिंपल सी बात है, अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी वेस्ट का या वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेसिंग का है वो देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पहले ही मैंने बता दिया कि ज़्यादा पैसे लगेंगे ऐसे वेस्ट को मैनेज करने में, या वेस्ट मैनेजमेंट में ज़्यादा
हमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। क्लाइमेटिक कंडीशन आप जानते ही हो, क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो तो हम उसे नहीं रोक सकते हैं। मॉइस्चर कंटेंट इज जनरली हायर इन लो इनकम कंट्रीज़। अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाली, क्या मॉइस्चर कंटेंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं लो इनकम कंट्रीज़, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो भी हैं उनमें ये, या सिंपली अगर बात करोगे स्टेट वाइज इंडिया में, तो इंडिया में भी यही चीज़ होगा। लो इनकम स्टेट या हाई इनकम स्टेट में कंपैरिजन हो सकता है कि पूछ दे, तो लो इनकम स्टेट में क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट हायर होगा सॉलिड वेस्ट के अंदर, क्योंकि हायर प्रोपोर्शन ऑफ फूड और यार्ड वेस्ट रहते हैं। कारण भी पता चल गया, फूड और यार्ड वेस्ट जो हैं ये ज़्यादा होते हैं कहाँ, लो इनकम कंट्रीज़ या लो इनकम स्टेट के अंदर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। अगला जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो है साइज ऑफ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट। पिछले क्लास में भी मैंने इसको डिस्कस किया था कि साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। Size distribution of west continent in the west stream is important because of its significant in the design of mechanical separators and shredders and waste treatment process. Waste treatment process में ज़रूरी है कि साइज क्या हो वेस्ट का, वो ऑप्टिमम हो, एक फिक्स साइज हो। बहुत बड़े साइज के अगर होंगे तो हमें उसका मैनेजमेंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सिस्टम प्रॉपर एनालिसिस एंड वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक शुड बी कैरिड आउट। अगर साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, तो उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसको पहचानना या उसके लिए डिज़ाइन तैयार करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, साइज मैटर करता है किस चीज़ में, तो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैलोरीफिक वैल्यू। ये थोड़ा समझ लो क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू। आप अगर देखोगे तो वहाँ पे दिया होगा हीट वैल्यू, ठीक है। सिलेबस अगर देखोगे तो वहाँ पे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर एक सब टॉपिक है हीट वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए हीट वैल्यू कहलाता है। सिंपल वे में समझ लो। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, तो पिछले क्लास में भी मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, आज भी बता देती हूँ। Calorific value is the amount of heat generated from combustion of a unit weight of substance expressed as kilocalorie per kg. यूनिट वेट कहने का मतलब है कि अगर हम 1 ग्राम किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं, बर्न करने का मतलब है उसको ऑक्सीजन देना, ठीक है, सिंपल समझ लो, जलाना, कोई भी सब्सटेंस तभी जलता है जब उसको ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। तो 1 ग्राम सब्सटेंस को जब हम जलाते हैं तो इससे जो भी हीट प्रोड्यूस होता है वो इस सब्सटेंस का कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है या हीट वैल्यू कहलाता है, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना कि हीट वैल्यू क्या होता है, आपके टॉपिक में है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, तो एक एक करके हम देखते चलेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब कैलोरीफिक वैल्यू किसी का हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर से डिफाइन किया जाता है, मतलब डिटरमाइन किया जाता है कि किसका कितना कैलोरीफिक वैल्यू है या हीट वैल्यू है, ठीक है। दोनों सेम चीज़ें हैं, कैलोरीफिक वैल्यू एंड हीट वैल्यू। सॉलिड वेस्ट के लिए हम इसे हीट वैल्यू कहते हैं क्योंकि हम जला रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होता है कंबसन के बाद, ठीक है। और कितना जलाते हैं, तो 1 यूनिट या सिंपली समझ लो यूनिट वेट ऑफ सब्सटेंस, और ये किस चीज़ में एक्सप्रेस किया जाता है, किलो कैलोरी पर केजी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकता है कि हीट वैल्यू का यूनिट क्या है, तो यूनिट क्या है, किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन कैसे करते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर से, ठीक है। हीट जनरेटेड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर, फ्रॉम द कंबसन ऑफ ए ड्राई सैंपल इज मेजर्ड। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीट वैल्यू हम वेट सैंपल से निकालते हैं या ड्राई सैंपल से, ठीक है। तो ड्राई सैंपल को जब हम जलाते हैं तो उससे जो हीट जनरेट होता है उसे ही हम कहते हैं हीट वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू।
और इसे मेजर किया जाता है बॉम्ब कैलोरीमीटर से। इसका यूनिट हो गया किलो कैलोरी पर केजी। आई होप इतना समझ गए हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं। सिंस द टेस्ट टेम्परेचर इज बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, द कंबसन वाटर रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट। अब समझ लो टेस्ट टेम्परेचर क्या होता है। तो किसी भी सब्सटेंस को जब हम जलाते हैं, मान लो पेपर को ही आप जला रहे हो तो काफ़ी जल्दी वो जल जाता है। इतना इतना नहीं पहुंचता है कि जो वाटर कंटेंट है सब्सटेंस। वैसे भी अगर आपने आसपास के कचड़ों को जलाया होगा तो आपको आइडिया होगा, जब वो ज़्यादा भींगा हुआ रहता है तो उस कंडीशन में वो ज़्यादा जलता नहीं है, और इसमें से जो वाटर मॉइस्चर होते हैं वो और ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, वो गैसियस फॉर्म में नहीं पहुंचते हैं। तो सिंपली है कि ये जो टेस्ट टेम्परेचर होता है मॉलिक्यूल को जब हम जलाते हैं तो, ठीक है, तो वो इतना नहीं होता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तक पहुंच पाए। इसीलिए जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वेस्ट के अंदर वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। ड्यूरिंग कंबसन द टेम्परेचर ऑफ combustion gases remains above 100 degree centigrade so that the water resulting from combustion is in vapor state। अगर हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को जलाते हैं तो उस केस में क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पहुंच जाता है। उतना पहुंचेगा तो क्या होगा, वाटर वेपोराइज हो जाएगा। वैसे भी आप जानते हो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाटर वेपर के रूप में पहुंच जाता है। While evaluating incineration as a means of disposal or energy recovery, the following points should be kept in view। सिंपल है कि जब हम इवेलुएट कर रहे होते हैं कि कितना हीट वैल्यू है या कितना एनर्जी हम रिकवर कर सकते हैं जो वेस्ट जनरेट हुआ है उनसे, तो इसमें आता है ऑर्गेनिक मटेरियल यील्ड्स एनर्जी ओनली व्हेन ड्राई। पहला पॉइंट क्या हो गया, ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब होता है ऑल कार्बनिक मटेरियल। ओके, कार्बनिक मटेरियल्स जितने भी हैं वो एनर्जी तभी देते हैं जब ड्राई स्टेट में रहते हैं। ओके, मॉइस्चर कंटेन्स एज फ्री वाटर इन द वेस्ट reduces the dry organic material per kilogram of waste and requires significant amount of energy for evaporation। जो एस कंटेंट होता है ये रिड्यूस कर देता है प्रोपोर्शन ऑफ ड्राई ऑर्गेनिक मटेरियल को, और इससे क्या होता है, हीट जनरेट होता है। ये सिंपल देखो, किसी भी सब्सटेंस को जब हम जलाते हैं तो उससे कुछ हीट जनरेट होगा और बाद में कुछ एसेस बच जाती हैं और उन एसेस का इस्तेमाल कर लिया जाता है काफ़ी एज ए फर्टिलाइज़र। तो वहाँ से हम एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। अब आ जाते हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक पे। अभी तक हमने देखा क्या, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में ही था हीट वैल्यू जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, या कैलोरीफिक वैल्यू भी हम इसे कहते हैं। अब है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या आ जाता है, तो कौन कौन से केमिकल होंगे वेस्ट के अंदर, बायोकेमिकल क्या होगा और टॉक्सिसिटी क्या होगी, यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होंगे। ये 3 पॉइंट देखने होते हैं। अब केमिकल्स में देख लेते हैं क्या क्या केमिकल हो सकते हैं वेस्ट के अंदर। तो केमिकल में हमें देखना होता है पीएच, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। सिंपल समझ लो, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। टोटल कार्बन कंटेंट कितना है, या फिर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो क्या है, और कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। ठीक है, यही होता है हीट वैल्यू भी। तो केमिकल में आपने देख लिया क्या होगा, पीएच, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, टोटल कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो एंड कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, अब बायोकेमिकल में क्या क्या हो जाएंगे, तो बायोकेमिकल में आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, नेचुरल फाइबर और बायोडिग्रेडेबल फैक्टर। और भी बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल फैक्टर होंगे, जैसे सेलुलोज हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा और लिपिड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी और आते हैं किसमें, बायोकेमिकल सब्सटेंस में। ये बस हमें ध्यान रखना है, यहाँ से देखो ये याद करने वाली चीज़ें हैं। कौन कौन सी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, नेचुरल फाइबर, ये जो भी बायोडिग्रेडेबल फैक्टर है वो सभी आते हैं बायोकेमिकल में। अब देख लेते हैं टॉक्सिसिटी कहाँ से जनरेट होती है।
टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इंक्लूड करते हैं किसको किसको, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और टॉक्सिसिटी टेस्ट फॉर लीचेट। लीचेट्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, ये सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना है, ये हम आगे देखेंगे, आगे काफ़ी डिटेल में इसके बारे में पढ़ना भी है। तो टॉक्सिसिटी में क्या क्या हो जाएगा, हैवी मेटल। हैवी मेटल में क्या क्या होता है आप जानते हो, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, या आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, या फिर कोबाल्ट, निकेल, कहीं कहीं कॉपर भी, जिंक भी रहता है। ठीक है, तो ये इन सभी को कहते हैं हैवी मेटल्स, और ये क्या करते हैं, टॉक्सिसिटी जनरेट करते हैं। पेस्टिसाइड्स आप जानते हो जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है पेस्ट कंट्रोल के लिए। इंसेक्टिसाइड भी जनरली एग्रीकल्चर में ही इस्तेमाल होता है, या जो बड़े बड़े गोडाउंस वगैरह होते हैं वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये सभी हो गए कौन कौन से, तो ये केमिकल कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब सिंपल है, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, अलग अलग क्लासिफिकेशन देखना है हमें। ए नॉलेज ऑफ क्लासेस ऑफ केमिकल कंपाउंड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसेंशियल इन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ वेस्ट। वेस्ट के बिहेवियर को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम जानें कि उसका फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है। अब देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, द प्रोडक्ट्स ऑफ डिकम्पोजिशन एंड हीटिंग वैल्यू आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, द प्रोडक्ट्स ऑफ डिकम्पोजिशन एंड हीटिंग वैल्यू, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी वेस्ट। एनालिसिस आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड द प्रेजेंट परसेंट ड्राई वेट ऑफ ईच क्लास। परसेंट ड्राई वेट मतलब ये कि अगर हम 100 kg वेस्ट जनरेट करते हैं तो इसका वेट कितना होगा, मतलब इसका ड्राई वेट क्या होगा। ड्राई मतलब मॉइस्चर कंटेंट को अगर हम इसमें से निकाल देते हैं तो उसका जो वेट बचेगा उसे ही हम कहते हैं ड्राई वेट। ठीक है, और ये ड्राई वेट टोटल वेट का कितना परसेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड हैं। कैलोरीफिक वैल्यू, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, कैलोरीफिक वैल्यू इंडिकेट द हीटिंग वैल्यू ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक आर वेरी यूजफुल इन असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ मीथेन गैस जनरेशन। आप जानते हो कि जहाँ पे भी डंपिंग यार्ड बनाया जाता है वहाँ पे कौन सा गैस रिश्ता रहता है, मीथेन गैस। तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है टू आइडेंटिफाई असेसमेंट के लिए। ठीक है, असेसमेंट का मतलब हो गया कि कितना यहाँ पे मीथेन जनरेट हो सकता है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी है जानना कि केमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे किसी भी सॉलिड वेस्ट का। अब देखो अगला है लिपिड। अब लिपिड में क्या क्या आ जाते हैं, तो फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं या ग्रीस होते हैं, लिपिड्स के अंदर इनको रखा जाता है। प्रिंसिपल सोर्स क्या होते हैं लिपिड्स के, तो गार्बेज, कुकिंग ऑयल्स एंड फैट्स, ये हो गए सोर्स। ठीक है, लिपिड्स हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हाई हीट वैल्यू या हाई कैलोरीफिक वैल्यू किस सब्सटेंस की होती है, तो वो होती है लिपिड्स की। ये वैल्यू आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, नहीं पूछना चाहिए इतना, लेकिन बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, पूछ भी सकता है। ठीक है, तो बस याद रखना कि 4000 के आसपास, सॉरी 40,000 के आसपास, 40,000 किलो कैलोरी पर केजी कैलोरीफिक वैल्यू होती है लिपिड्स की, विच मेक वेस्ट विथ हाई लिपिड कंटेंट सुटेबल फॉर एनर्जी रिकवरी प्रोसेस। क्या होगा, वैसा वेस्ट जिसमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा हो उससे हम बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एनर्जी रिकवरी प्रोसेस में वो वैसे सब्सटेंस जिसमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा हो वो ज़्यादा जाता है। सिंस लिपिड इन द सॉलिड स्टेट बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो तो लिपिड सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं।
और फिर वेस्ट डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं काफ़ी ज़्यादा। ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं बट बिकॉज दे हैव ए लो सॉल्युबिलिटी इन वेस्ट, द रेट ऑफ बायोडिग्रेडेशन इज रिलेटिवली स्लो। काफ़ी स्लो प्रोसेस है लेकिन फिर भी ये बायोडिग्रेडेबल है। तो ध्यान रखना, लिपिड्स बायोडिग्रेडेबल हैं। जब हाई टेम्परेचर होगा तो लिपिड सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिपिड्स की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई होती है। लिपिड्स के सोर्सेस होते हैं गार्बेज, कुकिंग ऑयल और फैट, और बेसिकली फैट, ऑयल और ग्रीस को हम लिपिड कहते हैं। तो ये हो गया लिपिड के बारे में। अगला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आप जानते हो बेसिकली कहाँ मिलता है, तो हमारे खाने में और यार्ड वेस्ट में, ठीक है। दे इंक्लूड शुगर, पॉलीमर्स, शुगर के जो पॉलीमर्स होंगे उनको, और शुगर्स, शुगर मतलब केन शुगर जो गन्ने का रस होता है, ठीक है। स्टार्च आएगा, सेलुलोज आएगा, और इसका जनरल फार्मूला ये होता है, जनरल फार्मूला तो नहीं पूछना चाहिए आपसे बट याद रखना, CH2O × X, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का एक्चुअली ये फार्मूला होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आ गए, शुगर, पॉलीमर्स ऑफ शुगर, स्टार्च एंड सेलुलोज। इनका सोर्स क्या होगा, फूड और यार्ड वेस्ट। ये बायोडिग्रेडेबल ये भी होते हैं, और ये जब बायोडिग्रेडेबल बनते हैं तो इनमें से क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मीथेन। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, पूछ सकता है कि जब कार्बोहाइड्रेट का डिकम्पोजिशन होता है तो कौन कौन से सब्सटेंस रिलीज होते हैं, तो इससे निकलता है CO2, H2O और मीथेन। ये बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। CO2, H2O एंड मीथेन रिलीज होता है जब कार्बोहाइड्रेट का डिकम्पोजिशन होता है, और ये एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। अब देखो, जब भी इनका डिकम्पोजिशन होता है तो वहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ आएंगी, रैट्स आएंगे, इसीलिए हम इनको खुले में नहीं रख सकते हैं, एक्सपोज्ड नहीं रखना चाहिए लॉन्गर पीरियड के लिए, ठीक है। तो ये तो बहुत ये सिंपल सी बात है, आप जानते हो कि जब भी खाने को हम फेंकते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मक्खियाँ, कीड़े और चूहे वगैरह डेवलप हो जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, और जब डिकम्पोजिशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल यानी कि वाटर रिलीज होता है। अब देख लो, अगला है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सिंपल समझ लो, प्रोटीन जो है ये पॉलीमर होता है एमिनो एसिड का, चाहो तो आप नोट कर लो इसे, पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड। अब ये एमिनो एसिड क्या होता है, तो एमिनो एसिड है, एमिनो टर्म है और एसिड टर्म है, मतलब एक जो है वो एसिड होगा, एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH। एमिनो मतलब NH2 ग्रुप होगा, ठीक है, और एक R ग्रुप होगा और एक H ग्रुप होगा। तो इसमें देख लो क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे एक कार्बन है, इसके अलावा ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, और ये R ग्रुप कोई भी हो सकता है, कोई भी मतलब कोई कार्बन कंपाउंड ही होगा, ठीक है। तो क्या क्या इसमें रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, ठीक है। दे आर फाउंड मेनली इन फूड एंड गार्डन वेस्ट। इसमें 5 से 10% ड्राई सॉलिड रहता है सॉलिड वेस्ट के अंदर, ठीक है। प्रोटीन्स डिकम्पोजेज टू फॉर्म एमिनो एसिड। सिंपल सी बात है कि ये बना हुआ है एमिनो एसिड का, तो जब ये डिकम्पोज होगा तो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होते हैं आफ्टर डिकम्पोजिशन, एमिनो एसिड में। और पार्शियल डिकम्पोजिशन जो है, अगर पार्शियल डिकम्पोजिशन हो तो ये एमीन्स बनाते हैं। दो चीज़ें यहाँ पे हो गई कि जब प्रोटीन्स का कंप्लीट डिकम्पोजिशन होता है तो एमिनो एसिड बनता है, और जब पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है तो एमीन्स बनता है, ठीक है। और इन एमीन्स में बहुत ही खराब ऑर्डर यानी कि बहुत ही बेकार गंध, दुर्गंध निकलती है इनसे, ठीक है। आई होप इतनी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलो आगे देखते हैं, अगला है नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर में क्या क्या आ जाता है, सेलुलोज, लिग्निन, और ये रेसिस्टेंट टू बायोडिग्रेडेशन, सेलुलोज और लिग्निन, लिग्निन भी और पेक्टिन भी, नोट कर लेना साथ में, लिग्निन और पेक्टिन ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। सेलुलोज तो होते हैं, पता नहीं यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया हुआ है,
जिसको आप नेगलेक्ट करके चल सकते हो। इसमें लिग्निन और पेक्टिन इंक्लूड कर दो, ठीक है। और लिग्निन और पेक्टिन दोनों ही नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। बायोडिग्रेडेबिलिटी अगली पॉइंट थी जो हमें पढ़नी है, कैरेक्टरिस्टिक हीट वैल्यू एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो लिग्निन और पेक्टिन ऐसे सब्सटेंस है जिनका डिग्रेडेशन बायोलॉजिकल प्रोसेस से पॉसिबल नहीं होता है। आप जानते हो कि पेपर और पेपर प्रोडक्ट्स में ये पाए जाते हैं, फूड और यार्ड वेस्ट में भी पाए जाएंगे। सेलुलोज पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, और लिग्निन के अंदर बेंजीन होता है प्राइमरी मेंबर, ठीक है। पेपर, कॉटन एंड वुड प्रोडक्ट्स आर 100%, 95 एंड 40% सेलुलोज रेस्पेक्टिवली। ये तो सिंपल सी बात है, हम पहले से भी जानते हैं। हाँ, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट है, ये हाईली कंबसिबल होते हैं, ये ध्यान रखना। मतलब इनको थोड़ा सा भी जलाओ ये तो पूरा जल जाएंगे, ठीक है। वैसे भी आप पेपर में थोड़ा सा आग लगाओ तो पेपर पूरा जल जाता है ना। पेपर क्या है, सेलुलोज ही होता है, ठीक है, सेलुलोज। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ओवन ड्राइड पेपर प्रोडक्ट्स आर इन द रेंज ऑफ 12,000 से 18,000 किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है। फ्यूल ऑयल इसके आसपास रहता है, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई होती है, लेकिन लिपिड से ज़्यादा नहीं, ये ध्यान रखना। अगला है सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि प्लास्टिक। प्लास्टिक आप जानते ही हो, सॉलिड वेस्ट में 5 से 7% प्लास्टिक ही रहता है। तो एक ये याद करने वाली चीज़ है, क्या सॉलिड वेस्ट के अंदर कितना प्लास्टिक रहता है, 5 से 7%। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, आप सभी जानते हो। डिकम्पोजिशन इसका पॉसिबल नहीं हो पाता है, और ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करता है, और ये अनकंट्रोल्ड कंडीशन में ये जलते भी हैं जब इनको जलाया जाता है। इनका रिसाइकलिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो अभी के टाइम पे किया जा रहा है। तो इसमें 2 पॉइंट याद रखने वाली थी। अगला है नॉन कम्बसिबल्स मटेरियल इन दिस गैस आर नॉन कम्बसिबल, मतलब जिनको जलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। इसमें आते हैं ग्लास, सेरेमिक्स, मेटल, डस्ट, डर्ट, एसेस, और जो कंस्ट्रक्शन डेब्री होते हैं, मतलब जो पत्थर, मिट्टी, बालू, सीमेंट जो निकलता है उसे हम जला नहीं सकते हैं। और ये कितना होता है, तो ये ड्राई सॉलिड वेस्ट जो जनरेट होता है उसका 30 से 50% यही सब होते हैं, ठीक है। इनको हम जला नहीं सकते हैं। क्या क्या, ग्लास, सेरेमिक, मेटल, डस्ट, डर्ट और एसेस, ये सभी नॉन कम्बसिबल सब्सटेंस होते हैं जो सॉलिड के अंदर रहते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इसमें हमने देखा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। अब देखेंगे अगला हम इनका कैसे कलेक्शन करते हैं, सैम्पलिंग कैसे करेंगे सॉलिड वेस्ट का, और भी बाकी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं। जो भी आपकी सवाल हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक कीजिए, लाइव भी कमेंट कीजिएगा, हम जवाब ज़रूर देंगे। और कुछ टाइम में हो सकता है कि मैं लाइव क्लासेस भी लूँगी, इसी टाइम पे शाम 7 बजे आपकी क्लासेस आएंगी, ठीक है। तो लाइव भी कुछ टाइम पे क्लासेस आपकी चलेंगी, तो उस समय भी आप डाउट क्लियरेंस कर सकते हो, जो भी आपके सवाल होंगे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो मुझसे। थैंक यू फॉर कमिंग लाइव, थैंक यू सो मच।